दोस्तों बात करें तो एप्पल के आईफोन 16 में लग रहा है यहाँ पे कुछ नया नहीं आने वाला, लेकिन एक बात यहाँ पर इंटरेस्टिंग हो गई है कि यहाँ पे एप्पल के आईफोन 16 प्रो का इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होने वाली है। यहाँ तक ये भी कंफर्म हो गया कि फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजीज आईफोन 16 प्रो प्रो मैक्स को बनाएगी और पहली बार ऐसा होगा कि यहाँ पे आपको जो चारों आईफोन के मॉडल है वो इंडिया में बनते हुए देखने को मिलेंगे। मतलब एक जमाने में आईफोन इंडिया में जब बनना शुरू हुआ था तब आईफोन ऐसी से हुआ था। लास्ट ईयर आईफोन 15 और 15 प्लस का मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हुई थी और अब आईफोन 16 की पूरी लाइनअप इंक्लूडिंग आईफोन 16, 16 प्लस, 16 प्रो और प्रो मैक्स, ये चारों फोन इंडिया में बनेंगे। हालांकि कंफर्म कर देता हूँ, यहाँ पे सिर्फ असेंबलिंग की जाएगी और फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी है इसको यहाँ पे इंडिया में ऑलरेडी शायद बनाना शुरू भी कर चुकी है। ट्रायल प्रोडक्शन यहाँ शुरू हो चुका है, जो कि काफी एक अच्छी चीज है। यहाँ तक की बात करें तो एप्पल का ये मानना था कि यूएस और चाइना के बीच में जो रिलेशन थे ना वो इतने खास चल नहीं रहे। इस कारण से एप्पल की जो रिलायंस जो चाइना के ऊपर थी वो शिफ्ट करना चाहता है दूसरी कंट्रीज में, और यहाँ पे इंडिया के अंदर आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग को टोटली यहाँ पे शिफ्ट करना चाहता है, जो कि बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग चीज रहेगी और बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक बात यहाँ पर देखिए कि इंडिया में अगर आईफोन बनेगा तो अभी इसकी जो कीमत है वो ज्यादा कम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जो कीमत है वो उतनी रहेगी, लेकिन आईफोन के साथ हमेशा बात देखिए कि आईफोन था महंगा, है महंगा और रहेगा महंगा, तो आईफोन सस्ता तो नहीं होने वाले इंडिया में। हालांकि एक बेनिफिट ये हो सकता है कि एप्पल वाले इंडिया में आईफोन को बना के बाहर शिप कर सकते हैं, जिस कारण से आईफोन का जो एक्सपोर्ट होता है वो इंडिया में बढ़े, तो वो एक चीज है। ऑलरेडी इंडिया में जो स्मार्टफोन सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट किया जाता है वो आईफोन है, जो कि सही चीज है। अब दूसरी कंपनीज भी इस ट्रेंड को फॉलो करे तो एक अच्छी चीज होगी। और इसके साथ ही ये भी सुना आईपैड और एयरपॉड्स के लिए भी बात चल रही कि यहाँ पे कैसे इंडिया के अंदर एयरपॉड्स और आईपैड्स को मैन्युफैक्चर किया जाए। वही अगर आप लोग आईफोन 16 का इंतजार कर रहे हैं तो आईफोन 16 में ऐसा कुछ खास चेंजेस नहीं आने वाले। पहला चेंज होगा कैमरा लेआउट का, डायगोनल से आपका सीधे वर्टिकल हो जाएगा। अगला चेंज होगा यहाँ पे एप्पल की A18 बायोनिक का, और सरप्राइजिंग चीज ये कि यहाँ पे आपको जो एक्शन बटन था वो आईफोन 16 के अंदर एंट्री बनाएगा, स्लाइटली बिगर बैटरी लाइफ होगी, लेकिन कोई मेजर चेंजेस नहीं आने वाले। इवन एप्पल इस बार ज्यादा फोकस करेगा एप्पल इंटेलिजेंस पे, लेकिन प्रॉब्लम यह कि ऑलरेडी एंड्रॉइड में जो गूगल ने अपनी जो जेमिनी एआई दिखाई है पिक्सल फोन्स के अंदर, वो ऑलरेडी काफी ज्यादा सुपीरियर है एप्पल इंटेलिजेंस से। तो देखने वाली बात होगी कि इस बार एप्पल के आईफोन में ऐसा क्या नया आता है, क्योंकि इंटरेस्टिंग चीजें सारी यहाँ पे खत्म हो चुकी है और कुछ भी नई चीज यहाँ पे आने नहीं वाली। अगली चीज के बारे में बात करें तो एप्पल के आईफोन के अंदर A18 बायोनिक का रूमर चल रहा है, लेकिन एक बात पता चली कि स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 भी अक्टूबर में आने वाला है। यानी कि सितंबर में आईफोन का लॉन्च है, फिर अक्टूबर में लॉन्च होगा स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 का। लेकिन एक बात बता सकता हूँ, स्नैपड्रैगन 8 Gen 4 की जो परफॉर्मेंस रहेगी वो A18 बायोनिक से ज्यादा रहेगी। इवन AI वाली परफॉर्मेंस भी एप्पल की बायोनिक चिप से काफी ज्यादा रहेगी, जो कि काफी इंटरेस्टिंग चीज हो जाती है, क्योंकि अभी तक हमने देखा था कि एप्पल वाले अपनी टेक्नोलॉजी के साथ सुपीरियर जा रहे थे, लेकिन इस बार एंड्रॉइड हर मामले में एप्पल को यहाँ पे हराने वाला है। चाहे हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोसेसर की बात करें या फिर TSMC की 3nm टेक्नोलॉजी की बात करें। और देख के ऐसा लग रहा है कि एप्पल वाले इस बार शायद उतनी ज्यादा सेल्स ना कर पाए जितनी पुराने आईफोन्स की यहाँ पर करी थी। इसके साथ ही बात करें तो एप्पल के साथ एक और दिक्कत है, वो है कि यार एप्पल वालों ने बहुत सारी चीजें ट्राई कर रहे हैं और किसी भी चीज के अंदर वो लोग कुछ भी नया नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि एप्पल ने अपना विजन प्रो निकाला था, इस साल वो आया, स्टार्टिंग के अंदर बहुत ज्यादा हाइप थी, लेकिन अब विजन प्रो की जो हाइप थी वो यहाँ पे टोटली खत्म हो चुकी है। और विजन प्रो वैसा वाला मार्क क्रिएट कर ही नहीं पाया जैसा एक जमाने में एप्पल के आईफोन ने किया था। यानी कि जो फर्स्ट आईफोन आया था वो आते ही काफी बड़ा हिट साबित हुआ था, लेकिन वो चीज एप्पल के आईफोन से मिसिंग है। इसके साथ ही रूमर चल रहा है किसी फोल्डेबल डिस्प्ले वाले मैकबुक का या आईपैड का, वो भी है मार्केट के अंदर, लेकिन वो भी जल्दी नहीं आने वाला। इसके साथ ही टेबल टॉप रोबोट का भी यहाँ पर एक रूमर चल रहा है, जो कि कह रहे हैं कि एप्पल वाले का अपने एक रोबोट पे काम कर रहे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि ये प्रोडक्ट क्या आते हैं। लेकिन सच बता सकता हूँ, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं आने वाला जो आईफोन जैसा क्रेज यहाँ पे दोबारा से क्रिएट कर सके और वैसा मैजिक यहाँ पे दोबारा से लेकर आया जा सके। ये एक बहुत बड़ी चीज है जो एप्पल जितनी बड़ी कंपनी यहाँ पे फेस कर रही है, क्योंकि अब जितनी चीजें उसने बना दी थी वो तो चल रहा है, लेकिन अब आगे क्या, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी से उम्मीद की जाती है कुछ नई चीज, कुछ नया इनोवेशन, कुछ ऐसी चीज मार्केट में लाएंगे जो आज से पहले हमने कभी देखी नहीं होगी। लेकिन वही चीज वो अभी करने में थोड़े से फेल हो रहे हैं। देखते हैं, हो सकता है कुछ सालों बाद ये चीज वो लोग क्रैक भी कर ले। इसके साथ ही बात करें तो गूगल के पिक्सल 9 से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। अब पिक्सल 9 इंडिया में लॉन्च हो गया और पिक्सल 9 में कुछ चीज अच्छी भी है, जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काफी अच्छे, फीचर्स भी उसके अच्छे लगते हैं मेरे को। लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे को लगती है कि पिक्सल की कीमत इंडिया में बहुत ज्यादा है। इंडिया में जो प्राइसिंग पे पिक्सल आते हैं वो टोटली डिजर्व बिल्कुल नहीं करते। हालांकि कई लोगों का कहना है कि इसको हम बिग बिलियन डे पे खरीदेंगे, आप बिल्कुल खरीद सकते हैं अगर आपको अच्छा डिस्काउंट या ऑफर देखने को मिले। लेकिन फिलहाल के तौर पर मेरे को नहीं लगता कि पिक्सल 9 पे अपना ऑफर निकालेंगे लोग, क्योंकि यहाँ पे पिक्सल 8 के अंदर शायद ऑफर निकाल सकते हैं, क्योंकि पिक्सल 8 की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो चुकी है। और देखा जाए तो एप्पल जैसी स्ट्रेटेजी को यहाँ पे गूगल फॉलो कर रहा है। मतलब एप्पल और गूगल के अंदर एक छोटी सी कॉमन चीज है कि हम अपना नया फोन तो यहाँ निकाल देंगे, लेकिन जो पुराना फोन होता है उससे यहाँ पर बेचते रहेंगे उसका रेट गिरा के।
एप्पल कुछ सालों से यही कोशिश कर रहा था, इंडिया में पुराने आईफोन्स को बनाकर उनको यहाँ पे बेच रहा था सस्ते रेट के अंदर, जिस कारण से काफी अच्छा काम यहाँ पे हो रहा था। इसके साथ ही गूगल भी अब यही कर रहा है कि पिक्सल 8 को बनाएगा, आगे चल के डिस्काउंट में उसे बेचेगा, इंडिया में बना रहा है। लेकिन अभी भी पिक्सल 9 सीरीज के अंदर इंडिया में बनने की कोई रिपोर्ट नहीं आई है, जिसकी असेंबलिंग भी यहाँ पर होना बाकी है। देखने वाली बात है कि गूगल यहाँ पे किस तरीके से इंडिया में अपने पिक्सल 9 सीरीज को ले जाता है। इसके साथ ही रिपोर्ट्स ये भी आती है कि यार इतनी अच्छी बैटरी लाइफ नहीं है, चार्जिंग कंपैरेटिवली इसकी स्लो है, और ऊपर से बात की जाए तो सॉफ्टवेयर उनका काफी अच्छा है, एआई वाले फीचर्स यहाँ पे काफी अच्छे, लेकिन जो प्रोसेसर होता है, चिपसेट होता है टेंसर, वो अभी भी एक्सिनोस के ऊपर बेस्ड है और अभी भी उसके अंदर वही दिक्कतें आ रही है जो पहले वाले टेंसर में थी। लग रहा है कि टेंसर की जो नेक्स्ट जनरेशन होगी उसका वेट करना पड़ेगा, जो TSMC की टेक्नोलॉजी पर आएगी, तब जाके जो प्रॉब्लम थी टेंसर के साथ वो यहाँ पे सॉल्व होंगे। यहाँ पे अभी भी गूगल को टेंसर के अंदर काफी ज्यादा काम करने की जरूरत है और अपने प्रोडक्ट को और बेटर बनाने की जरूरत है, लेकिन फिलहाल के तौर पर ये कहानी चल रही है यहाँ पर गूगल पिक्सल की। इसी के साथ ही बात करें तो काफी इंटरेस्टिंग न्यूज निकल कर आई इस वीक, वो थी यार जियो टीवी प्लस की। हाल ही में क्या था कि जियो टीवी प्लस के अंदर आपको OTT एप्स और लाइव टीवी का सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता था, जिसका मतलब कि अगर आपके पास एक सेट टॉप बॉक्स है जियो का, वहां पे जियो टीवी प्लस ऐप को यूज करके आप लाइव टीवी और यहाँ पे काफी सारी OTT सर्विसेज को एंजॉय कर सकते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जियो के सेट टॉप बॉक्स तक अवेलेबल था। अब ये चीज यहाँ पे अवेलेबल हो गई है जियो टीवी प्लस ऐप में। इसको एंड्रॉइड टीवी के लिए गूगल प्ले स्टोर पे ऑलरेडी अवेलेबल करवाया जा चुका है, जहां पे लोग इसको डाउनलोड करके इसके अंदर कंटेंट को एंजॉय कर सकते हैं, अलग अलग OTT एप्स का प्लस लाइव टीवी को भी। इसके साथ ही एक रिपोर्ट चल रही है कि यहाँ पे ऑनलाइन लाइव टीवी के लिए ऑलरेडी यहाँ पे जियो काम कर रहा है, जिसके अंदर अलग से कुछ प्लान्स वगैरह निकाल सकता है। खैर वो सिर्फ एक रूमर वगैरह यहाँ पे चल रहा था, लेकिन जियो टीवी प्लस ऐप को यहाँ पे लाके एक अच्छा काम किया कि अब ये एंड्रॉइड टीवी के लिए भी अवेलेबल हो गई है। इसके साथ ही अगली न्यूज के बारे में बात करें तो इंडिया के अंदर टॉप 5 पीसी कंपनीज के बारे में, तो नंबर 1 कंपनी जो इंडिया में सबसे ज्यादा पीसी निकालती वो है HP, जिसका 31% मार्केट शेयर आता है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पे जो कंपनी वो है लेनोवो 17.5% मार्केट शेयर के साथ। थर्ड पोजीशन पर आती है डेल 14.8% मार्केट शेयर के साथ। इसके बाद एसर का नंबर आता है 14.7% के साथ, ASUS आती है 7.1% मार्केट शेयर के साथ, और जो बाकी की जितनी भी अदर्स कंपनीज है ना वो सब 14.2% में आती है। इंडिया में देखा तो पीसी मार्केट इतना ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन सरप्राइजिंग चीज है कि HP जैसी कंपनी ने यहाँ पे लीड ले रखी है और सबसे ज्यादा लैपटॉप्स वगैरह पीसी इनके अंदर HP यहाँ पे काफी अच्छा काम करती है, जो कि काफी सरप्राइजिंग चीज होती है यहाँ पे। इसके साथ ही बात कर तो डिज्नी प्लस हॉटस्टार से रिलेटेड काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। आप लोगों को पता हो कि रिलायंस ने यहाँ पे स्टार इंडिया और डिज्नी इंडिया को एक्वायर कर लिया और आपकी रिलायंस और जियो सब एक हो गए, और अब कहानी ये चल रही कि जियो सिनेमा और डिज्नी प्लस हॉटस्टार को आपस में मर्ज कर दिया जाए, ताकि जो 2 OTT एप्स इनको अगर साथ में लेकर आ जाए तो एक बड़ी OTT ऐप यहाँ पे क्रिएट हो सकती है। हालांकि ये बात अभी भी रिपोर्ट्स और र्यूमर फेज के अंदर है, इसके ऊपर कोई कॉन्क्रीट इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली इन्होंने क्लियर नहीं करी है, लेकिन अगर इस टाइप की चीज होती है तो एक बहुत बड़ा OTT ऐप क्रिएट हो सकती है। हालांकि देखना पड़ेगा कि जो कंटेंट जो डिज्नी प्लस हॉटस्टार का वो जियो सिनेमा में जाएगा या फिर जियो सिनेमा की चीजें उठा के डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, क्योंकि जियो सिनेमा में अभी भी देखा उतना ही स्मूथ UI नहीं है, थोड़ा सा बगी है और वहां पे उन्हें काम करने की जरूरत है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार अभी भी थोड़ा सा बेटर है, देखते हैं यहाँ पे क्या रहता है। इसके साथ ही फाइनली बात करने चाहता हूँ आप लोगों से इलेक्ट्रिक बाइक की। आज के समय में इंडिया में आपको बहुत सारे इलेक्ट्रिक स्कूटर देखने को मिलते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इलेक्ट्रिक बाइक्स थी ही नहीं। मतलब रिवोल्ट एक कंपनी की आती थी और बाकी कुछ और कंपनीज थी, ओबिन इलेक्ट्रिक थी, मैटर थी, टॉर्क की क्रेटोस थी, लेकिन अभी एक सिंपल सी चीज है कि ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक को यहाँ पे अनाउंस किया और उनका क्लेम ये है कि 2 बाइक को तो वो जनवरी में लेकर आने वाले डिलीवरीज के लिए, और एक बाइक उनकी अगले साल आएगी जो फ्लैगशिप बाइक होगी दिवाली 2025 में। लेकिन एक बात बताऊं आप लोगों को कि यहाँ पे सबसे सरप्राइजिंग चीज क्या थी कि यहाँ पे इन बाइक्स की कीमत बहुत ज्यादा कम है। मतलब 75,000 रुपीज जो एक्स शोरूम प्राइस है वहां से शुरू होगी, और यहाँ पे जो इनके टॉप एंड मॉडल जाएंगे वो 1,30,30 और 1,40,000 तक जाएंगे। यानी कि जो बेसिक बाइक्स है रोडस्टर और रोडस्टर एक्स, इनको इस तरीके से प्लेस किया गया ताकि यहाँ पर जो सेगमेंट रहता है 100cc 150cc वाली बाइक का वो कवर किया जा सके, और 75,000 से लेकर लगभग 1.5 लाख तक वो कवर कर सके। लेकिन सरप्राइजिंग चीज है इनकी रोडस्टर प्रो बाइक, वो एक ऐसी बाइक उन्होंने यहाँ पे इंट्रोड्यूस करी है जो इलेक्ट्रिक बाइक की कैटेगरी में एक नेक्स्ट लेवल चीज है, क्योंकि जितनी भी इलेक्ट्रिक बाइक पूरी दुनिया में आती है ना, उनमें से ऐसी स्पेसिफिकेशन ऐसी प्राइसिंग पे कोई कंपनी नहीं दे पाती। मतलब जो उनकी सबसे प्रीमियम बाइक है 2.5 लाख रुपए की, उसके अंदर आपको लगभग 579 किलोमीटर की सर्टिफाइड रेंज है। अब वो सर्टिफाइड रेंज में से रियल वर्ल्ड कितनी मिलेगी उसको आप 25% कम कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वो रियल वर्ल्ड रेंज भी बहुत ज्यादा रहेगी। 192 किलोमीटर पर आवर की स्पीड दी है। इसके अंदर आपको टेक्नोलॉजीज मिल रही है जो कार में मिलती है, जैसे ADAS टेक्नोलॉजी होती है। इस टाइप की काफी सारी चीजें इसके अंदर इंटीग्रेट की गई है।
कहने का मतलब ये है कि ये लोगों ने स्कूटर वाले सेगमेंट को डिस्टर्ब किया था, वहां पे 50% का मार्केट शेयर ले रखा है। अब ये लोग बाइक वाले सेगमेंट पे जाना चाहते हैं और स्पेसिफिकली जो पेट्रोल बाइक्स आती है उन्हें भी यहाँ पे टक्कर देना चाहते हैं, सुपर बाइक वाली कैटेगरी में भी टक्कर देना चाहते हैं, प्लस जो बजाज ने जो सीएनजी वाली बाइक निकाली थी ना वहां पर भी टक्कर देना चाहते हैं। यानी कि टू व्हीलर कैटेगरी जो रहती है ना उसको पूरी तरीके से कॉन्कर करना चाहते हैं। इसके साथ अपडेट है कि जो कार बनाने की चीज थी वो लोग ये डिच कर चुके हैं, कार अभी के समय में नहीं आ रही, हो सकता है फ्यूचर में लोग अपनी कार को दोबारा से जिंदा करें। इसके साथ ही पता चलता है कि 3 व्हीलर वाला प्रोजेक्ट है जिसे वो शायद आगे चल के यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें। इसके साथ ही मल्टीपल बाइक्स के प्लान है और स्कूटर के भी ऐसे प्लान है, जो इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाए थे उनकी भी नेक्स्ट जनरेशन उन्होंने यहाँ पे टीज करी है, ताकि नेक्स्ट जनरेशन के जो स्कूटर्स आएंगे वो और ज्यादा बैटरी के साथ है, उनके अंदर ड्यूरेबिलिटी पहले से ज्यादा हो, बेटर फीचर्स हो और ओवरऑल ऐसा प्रोडक्ट हो जैसा मार्केट में एग्जिस्ट नहीं करता। देखा जाए तो काफी ज्यादा दूर की बातें कर रही है और आपको एक इनसाइट दे सकता हूँ कि ओला कंपनी ने प्रोमिसेस बहुत ज्यादा करे हैं, लेकिन इसका अगर वो 50% भी अगर डिलीवर करते हैं ना तो भी वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि प्रोमिसेस इनके बहुत ज्यादा है। देखते हैं कि इनके जो प्रोडक्ट्स होती हैं उनकी डिलीवरीज कब से शुरू होती है, क्योंकि अक्सर मैंने देखा है कि ओला कंपनी प्रोडक्ट तो यहाँ निकाल देती है लेकिन उसकी डिलीवरी होने में 2-3 महीने का डिले आ जाता है। इनका जो पहला S1 आया था ना तब से ही दिक्कत है। देखते हैं यहाँ पे बाकी सारी चीजें कब होती है। तो दोस्तों यार ये थी कुछ इस हफ्ते की टेक न्यूज जो मैंने यहाँ कवर करी। बाकी आप लोगों को यहाँ पे न्यूज कैसे लगी बात नीचे कमेंट बताना ना भूलना। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आप सुन दो नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।